यूनिट अपनी थर्ड चल रही है और चैप्टर नंबर 7 का हम कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश किस प्रकार से गति करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है साइक्लोट्रॉन है, वो क्या होता है। देखना, साइक्लोट्रॉन है एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम कम ऊर्जा वाले धनावेशित कण जैसे कि प्रोटॉन हो गया है, ड्यूट्रॉन हो गया है, एल्फा कण हो गया है, इनको उच्च वेगों से त्वरित करने के काम में ये युक्ति आती है। यानी कि जैसे कि प्रोटॉन, एल्फा कण और ड्यूट्रॉन है जिसकी ऊर्जा वो कम होती है, इनको अधिक वेग से त्वरित करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम एक धनावेशित कण को उच्च वेग से त्वरित कर सकते हैं। उसके लिए ये साइक्लोट्रॉन नामक युक्ति है वो दी गई थी, जो एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। और ये जो युक्ति है ये 1934 में लॉरेंज तथा एमएस लिविंगस्टोन ने इस युक्ति को स्थापित है वो किया था। और इसका जो आविष्कार है वो नाभिकीय संरचना की खोज के लिए हुआ था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इसकी सहायता से कम ऊर्जा वाले धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करके अधिक वेग किस प्रकार से हम इसको प्रदान करेंगे। तो ऐसे युक्ति को हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले हम इसकी बनावट की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इसकी बनावट के बारे में देखना है। ये इसकी बनावट यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र का N है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये हो गया है इसका दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में तो धातु की D आकार की जो पत्तियां हैं वो लगी होती हैं इस प्रकार से। एक तो ये रही, और इनके जो समांतर सिरे हैं वो एक दूसरे के पास पास में स्थित होते हैं और ये इस प्रकार से लगी होती है। एक तो ये लगी हुई है और एक है ये लगी हुई है। दोनों है वो समान आकार की होती हैं, तो इसलिए इसको समान आकार की बना देते हैं। इस प्रकार से ये D आकार की पत्तियां होती हैं। ये है D1 और ये है D2, और इन दोनों पत्तियों को हम एक दोलित्र के द्वारा जोड़ देते हैं। दोलित्र, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑसिलेटर या फिर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसको हम जोड़ देते हैं। जो दोनों D आकार की पत्तियां हैं उन दोनों पत्तियों को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं और इनके दोनों D के समांतर सिरे एक दूसरे के पास में होने चाहिए। जब हम N सिरे से इसको देखेंगे, यानी कि तीर का निशान इस प्रकार से होगा, हमें पता है। तो चुंबक के N सिरे से हम देखेंगे जो ये D आकार की पत्तियों को, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगी वो यहाँ पर देखना। क्योंकि ये तीर का हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमें तीर का ये क्रॉस वाला चिन्ह हमें दिखाई देगा। ये हमें चिन्ह दिखाई देगा क्रॉस इसका। और क्रॉस का मतलब आपको बता दिया है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। जब भी हम N सिरे से यहाँ पर N सिरे की तरफ यहाँ पर हम देखेंगे, N सिरे से हम देखेंगे तो हमें ये दोनों D आकार की पत्तियां हैं वो किस प्रकार से दिखाई देंगी उसके बारे में हम यहाँ पर कर रहे हैं। और जब भी हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें तीर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो दिखाई देगा, यानी कि हमें क्रॉस दिखाई देगा। और क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है।
तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे इनको, तो ये डी आकार की जो ये पत्तियां लगी हुई हैं ये इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। ये दोनों डी आकार की पत्तियां ये अब हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो दोनों डी आकार की पत्तियां हमें इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये तो है D1 और ये पत्ती है अपनी D2। और हम देखना आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, हम ये चीज कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से हम एक धनावेशित कण प्रोटॉन ड्यूट्रॉन या फिर एल्फा कण को उच्च वेग से इसको त्वरित कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी कण लेंगे उसको हमें उच्च वेग देना है। तो सारी की सारी प्रोसेस हो रही है कि वो जो कण हम यहाँ पर लेंगे धनावेशित कण, उसको हमें उच्च वेग से त्वरित करवाना है। तो ये प्रोसेस है वो उच्च वेग से त्वरित करवाने के लिए हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस वो कर रहे हैं। यह बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और यहाँ पर लगा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। दोनों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। अब बात करें हम ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वो होता है जिसमें धारा का मान है वो बदलता रहता है। अगर यहाँ पर प्लस है, पहले यहाँ पर अगर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो कुछ समय पश्चात में यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यानी कि ये धारा का मान है इसमें बदलता रहता है। तो ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, यानी कि जो धारा है उसका मान बदल दे। जैसे कि हमने ये जो आवेश रख दिया है, पहले यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, यहाँ पर एक प्लस रख दिया है। इसी प्लस को हमें उच्च वेग से त्वरित करवाना है और ये जो प्लस है दोनों D1 और D2 के मध्य भाग में रखा जाता है। ठीक है, D1 D2 के मध्य भाग में हमने एक धनात्मक आवेश रख दिया है, इसी को हमें उच्च वेग से त्वरित करवाना है। तो देखना हम किस प्रकार से इसको उच्च वेग से त्वरित करवाएंगे। अब जैसे ही इसमें कोई हमने आवेश रख दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल का फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है QVB sin थीटा। ये बात हमने इससे पिछले वीडियो में की थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसका मान होता है F = QVB sin थीटा। अब देखना इसमें हमने प्लस आवेश को रखा है, इस स्थिति में कोई भी वेग नहीं है, हमने लाकर इसको प्लस में रख दिया है। यानी कि V का मान यहाँ पर क्या है 0। तो इस स्थिति में ये इस V का मान 0 हो गया है, तो बल का मान भी क्या होगा 0 होगा। यानी कि इस आवेश के ऊपर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये आवेश स्थिर है। स्थिर अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाएगा। अब देखना आगे, अब कोई भी बल नहीं लगाएगा। अब जो कंप्लीट काम करेगा वो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत करेगा। अब जैसे ही हम ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को इससे जोड़ेंगे तो इसमें यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, या फिर कुछ समय पश्चात में यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है प्लस, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान है वो बदलता रहता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखना आगे, यहाँ पर तो आ गया प्लस और यहाँ पर क्या आ गया है माइनस आ गया है। अब देखना ये जो प्लस है और एक प्लस ये रहा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये V वेग से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा धक्का देगा, जिससे ये जो आवेश है जो पहले स्थिर था ये V वेग से गति करने लगेगा। ये जो आवेश है अपना प्लस ये V वेग से गति करने लगेगा। अब आप देख सकते हो ये कौन सी कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन आ गई है इससे पहले वाले वीडियो की, जब हमने क्या था चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। तो इसमें भी देखना यही कंडीशन हमने की थी, आवेश है वो V वेग से गति कर रहा था। तो यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के कारण यहाँ पर आ गया है प्लस, यहाँ पर आ गया है माइनस। तो जो आवेश जो स्थिर रखा हुआ था अब V वेग से गति करने इसने स्टार्ट कर दी है। आप देखना आगे ये इस प्रकार से गति करेगा और वर्ताकार पथ में गति करेगा। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ये जो आवेश है ये वर्ताकार पथ में गति करता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात है कि ये जो आवेश है Q ये सिर्फ आधा चक्कर ही इसका तय करता है। इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा चक्कर ही तय करता है, क्योंकि देखना हमें ये बात पता है कि mv² r बराबर क्या होता है QVB।
ठीक है, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल है वही तो चुंबकीय बल से संतुलित होता है, mv² अपॉन r बराबर qvb। यहाँ से देखना v से v कैंसिल हो गया है, तो अपने पास mv अपॉन r बराबर बचा qb, या फिर mv बराबर हम करेंगे तो qb r, तो v इक्वल टू करेंगे तो qb r बटा कितना आएगा, m आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो वेग का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले जो अपने पास जो चक्कर लगाएगा, ये जो आवेश चक्कर लगाएगा, ये सिर्फ आधा चक्कर ही लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अब देखना अगली कंडीशन में क्या होता है। ये तो आधा चक्कर हो गया, अब आधे चक्कर पश्चात, अब आधे चक्कर पश्चात देखना क्या होता है। ये अपनी दोनों डी आकार की जो धातु की पत्तियां हैं वो लगी हुई हैं, ये है D1 और ये है D2। यहाँ पर है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। अब मैंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पहले यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पर माइनस था। अब कुछ देर बाद में यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। और जो अपने पास आवेश था ये क्या है, प्लस है। अब देखना इस स्थिति में इसका वेग हम मान लेते हैं v, और इस स्थिति में इसका वेग मान लेते हैं हम v डैश। तो यहाँ पर देखना अब की बार यहाँ पर प्लस आ गया है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये इस दिशा में गति करेगा। और जो v डैश का जो वेग होगा वो सिंपल सी बात है, v से क्या होगा, अधिकतम ही होगा, क्योंकि इसने कुछ दूरी तक पहले से तय कर चुकी है। अब जो v डैश और यहाँ पर हो जाएगा वो v डैश का मान तो इससे अधिक होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर प्लस प्लस, तो प्लस प्लस आपस में करेंगे प्रतिकर्षित है। अब जो आधा चक्कर तो देखना, आधा चक्कर तो ये तय कर रहा है, तो आधा चक्कर तो देखना इसने यहाँ तक तय कर दिया है। अब हम जैसे त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे वेग का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो अब इसमें वेग बढ़ रहा है, इस स्थिति में वेग बढ़ रहा है, तो इसका त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। तो आधे चक्कर में ये आ जाएगा यहाँ तक। अब दोबारा से वही स्थिति आएगी, दोबारा से क्या होगा, ये कंडीशन दोबारा से आएगी, तो फिर दोबारा से ये अपना आधा चक्कर चलेगा। अब आधा चक्कर ये चलेगा तो त्रिज्या का मान, वेग दोबारा बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एक चक्कर अपना इस प्रकार से चलेगा। तो ये जो प्लस चला था आप देखना ये स्थिर चला था, स्थिर था, और अब इसने गति पकड़ ली है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये अधिकतम वेग इसका हो जाएगा और ये दोनों डी से बाहर चला जाएगा। तो इस स्थिति में इसने अधिकतम वेग प्राप्त कर लिया है, और ये जो हमने प्लस चार्ज लिया था ये अपना बाहर निकल गया है, जो अधिकतम वेग प्राप्त करके बाहर निकला है। तो ये यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको पढ़ना था कि किस प्रकार से कोई भी एक धनात्मक कण है उसको हमने उच्च वेग से त्वरित किया है। इसको हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर था वो अपना पॉजिटिव चार्ज, पहले आधा चक्कर तय करता है, बाद में दोबारा से आधा चक्कर तय करता है, और बाद में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये त्वरित होकर अधिक वेग प्राप्त करके बाहर निकल जाता है। तो ये अपना साइक्लोट्रॉन था, साइक्लोट्रॉन की बनावट थी, और साइक्लोट्रॉन की हमने क्रिया विधि की है। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ये जो साइक्लोट्रॉन है ये इसमें N और S दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में दो डी आकार की धातु की पत्तियां हैं वो लगी हुई होती हैं। ये D1 है और ये D2 है। D1 लगा दिया, D2 लगा दिया। अब हम जैसे ही N सिरे से इस दोनों पत्तियों को हम देखेंगे, इस प्रकार से हम नीचे की तरफ इन दोनों पत्तियों को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, अपने तीर का जो पीछे वाला हिस्सा है वो दिखाई देगा। अब पीछे वाले हिस्से को हम किससे लिखते हैं, रोज से लिखते हैं, क्योंकि जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो चीज लिखी है, सॉरी जो अपने पास जो क्रॉस का मतलब होता है वो होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हमने दिखाया है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर हमने जैसे हम इसको देखेंगे, पहले ये डी आकार की 2D में थी, अब आपको ये पत्तियां हैं वो इस प्रकार से दिखाई देंगी, इसके समांतर है वो ये दिखाई देगी। तो ये D1 है, ये D2 है। अब इन दोनों पत्तियों के मध्य हमने एक प्रोटॉन है वो रख दिया है, प्लस चार्ज रख दिया है, और इसी प्लस चार्ज को हमें अधिक वेग देना है ताकि ये इन दोनों से निकलकर बाहर चला जाए।
तो अधिक वेग किस प्रकार से देंगे, वो प्रोसेस यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पर हमने इस तरह आवेश यहाँ पर रख दिया है, तो ये जो प्लस है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्लस के ऊपर एक बल लगाता है। तो बल का फॉर्मूला था चुंबकीय बराबर Q VB sin थीटा। अब हमने यहाँ पर आवेश को रखा है जो स्थिर है, तो स्थिर आवेश है तो V का मान क्या है, कुछ वेग है नहीं, तो V का मान 0। तो इस अवस्था में बल है वो कितना आ गया, चुंबकीय बल का मान 0 आ गया, यानी कि स्थिर आवेश है तो इस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। अब बाकी की बात करें, इसमें देखना ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसको ओसिलेटर या फिर दोलित्र भी हम बोलते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के कारण यहाँ पर प्लस, या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वो होता है जिसका मान है वो बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, और कुछ देर बाद में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के कारण यहाँ पर प्लस आ गया है और यहाँ पर आ गया है माइनस। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसको धक्का देगा। तो यहाँ पर इसने धक्का दे दिया है, तो धक्का देते ही ये जो आवेश स्थिर था पहले, वो v वेग से गति करने लग गया है। अब v वेग से गति करने लग गया है, ये आपको पहले बताया था, वो पहले वाली कंडीशन इसमें आ गई है। अब जैसे ही v वेग से गति करेगा, ये वर्ताकार पथ में गति करेगा, और वर्ताकार पथ में गति करने के लिए जो अभिकेंद्री बल उत्तरदायी होता है, तो ये सिर्फ आधा चक्कर ही तय करेगा प्लस और माइनस के कारण। अब कुछ देर बाद में ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसके कारण जो प्लस है उसकी जगह तो माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर माइनस था उसकी जगह में आ जाएगा प्लस। यहाँ पर तो आ गया है माइनस और यहाँ पर आ गया है प्लस, और इस स्थिति में जो वेग होगा v डैश वो पहले वाली स्थिति से अधिकतम होगा। तो यहाँ पर v डैश का मान क्या है, अधिकतम आया है। और यहाँ पर आपको बता दिया, अगर वेग का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, और एक इसी स्थिति ऐसे आ जाएगी जब इसका वेग अधिकतम हो जाएगा और ये बाहर है वो निकल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, जिससे हम कम ऊर्जा का कोई भी हमने धनावेशित कण लिया था, उसको हमने अधिक ऊर्जा दी, जिससे ये अधिकतम वेग से त्वरित होकर बाहर चला गया है। अब हम इसकी जो गणितीय विश्लेषण है उसके बारे में बात करेंगे, और जो गणितीय विश्लेषण है वो इस फॉर्मूले से हम करेंगे, क्योंकि इसमें जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल के द्वारा संतुलित होता है। तो अब देखना इसका गणितीय विश्लेषण, ये इसकी क्रियाविधि थी और इसकी बनावट थी। उस क्रियाविधि और बनावट के नोट्स आपको बने बनाए PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। अब देखना इसमें 2-3 मान हमें निकालने हैं। पहले तो हम निकालते हैं वेग निकाल लो या फिर त्रिज्या निकाल लो। शायद पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या हम किस प्रकार से निकालेंगे, हमें पता है अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से संतुलित होता है। mv² r बराबर QVB। अब देखना r से, r तो है नहीं इसमें, r कैंसिल नहीं हो रहा है, तो r का r यहाँ पर हम रहने देते हैं। अब v से v कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास mv/r बराबर क्या बचा, QB बचा है। या फिर हम QBr बराबर करेंगे तो mv, अगर r बराबर हम करेंगे तो अपने पास में आएगा mv/QB। यह हमने पथ की त्रिज्या है वो निकाल ली है। 2 नंबर हम निकाल रहे हैं वेग। तो वेग किस प्रकार से निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा mv²/r, या फिर हम इसी से वेग निकाल लेंगे। देखना mv बराबर हम करेंगे तो अपने पास आएगा QBr। तो v बराबर कितना हो गया, QBr/m। ये हमने वेग का मान निकाल लिया है। 3 नंबर हम निकालेंगे, त्रिज्या हो गया, वेग हो गया है, आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग रहा है वो निकालेंगे। तो आवर्तकाल अपने पास t बराबर होता है 2πr/v। तो t इक्वल टू करेंगे 2πr, और v का मान ये रहा QBr/m। तो m चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा सिर्फ QBr। तो r से r कैंसिल, t इक्वल टू अपने पास हो गया है 2πm/QB। ये अब हमने निकाल ली है इसका आवर्तकाल। 4 नंबर अगर हम बात करें इसकी आवृत्ति की, तो आवृत्ति होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, यानी कि 1/t। तो f इक्वल टू 1/t का मान कितना है, 2πm/QB। तो f इक्वल टू कितना आएगा, QB/2πm।
QB अपॉन 2πm आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोणीय आवर्ती की। अब हम बात करें इसके कोणीय आवर्ती, जो 5 नंबर है, कोणीय आवर्ती। तो कोणीय आवर्ती क्या होती है? ओमेगा बराबर होता है 2π अपॉन टी, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 2πf। तो ओमेगा इक्वल टू 2π, f का मान कितना है? ये रहा इनटू में QB अपॉन 2πm, 2πm। तो 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया है QB अपॉन m। यह हमने कोणीय आवर्ती निकाल ली। बात करें गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? K बराबर 1/2 m v की स्क्वायर। तो K बराबर 1/2 m v की स्क्वायर, ये रहा v का मान। तो इसकी स्क्वायर हम करेंगे तो अपने पास आएगा Q की स्क्वायर, v की स्क्वायर, r की स्क्वायर बटे m की स्क्वायर। अब ये m से ये m कैंसिल, K का मान कितना है? Q की स्क्वायर, v की स्क्वायर, r की स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली। इस प्रकार से हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा ये जो गणितीय विश्लेषण हम 6 चीज़ों को निकालने के लिए करेंगे। इसके द्वारा हम त्रिज्या भी निकालेंगे, वेग भी, आवर्तकाल आवर्ती, कोणीय आवर्ती और गतिज ऊर्जा। तो ये अपना साइक्लोट्रॉन नाम का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाते हैं कि क्या था साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन है ना, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से, है ना, धीरे धीरे आपको समझना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, कोई भी इसमें कंफ्यूजन है वो ना हो। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जिसके द्वारा कम ऊर्जा वाले धनावेशित कण, जैसे कि प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और एल्फा कण, इसको अधिक वेग से हमें त्वरित करवाना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जिसके द्वारा हम कम ऊर्जा वाले धनावेशित कण, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, एल्फा कणों को अधिक वेग से त्वरित करवाने के काम में ली जाता है। सिर्फ ये साइक्लोट्रॉन की परिभाषा है। बात करें हम इसकी बनावट की, तो आपको बनावट भी यहाँ पर बताई गई थी कि 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के मध्य एक D1 और D2 धातु की 2 पत्तियां लगी हुई होती हैं और दोनों पत्तियों को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, दोलित्र से जोड़ देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वो स्रोत होता है जिसका मान बदल जाता है। अगर एक बार प्लस माइनस है तो दूसरी बार आएगा माइनस प्लस, या फिर तीसरी बार दोबारा प्लस माइनस, चौथी बार माइनस प्लस। इस प्रकार से इसका मान बदलता रहता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के कारण। अब दोनों D1 और D2 के मध्य हमें एक प्रोटॉन को रख देना है, एक प्लस को रख देना है, एक धनावेशित कण को रख देना है और उसी कण को हमें क्या करना है? अधिक वेग प्रदान करना है। तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट समझी थी। पहले हमने क्या था कि D1 और D2 के मध्य में एक प्लस है वो रख दिया था। अब ये प्लस रखा था तो चुंबकीय बल इसके ऊपर, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके ऊपर एक बल लगाता है। जैसे कि यहाँ पर रखा हमने तो स्थिर रखा था, इसलिए जो बल का मान है वो 0 आएगा। इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश के ऊपर कोई बल है वो कार्य नहीं करेगा। तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो इसके लिए जो हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो जोड़ा है उसके कारण पहले प्लस हो जाएगा एक के ऊपर D1 पर और दूसरे पे हो जाएगा माइनस। तो जो प्लस, और ये रखा भी हमने प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में करेंगे प्रतिकर्षी। तो प्लस के कारण ये जो हमने धनात्मक आवेश रखा था ये कुछ आगे की तरफ चला जाएगा, धक्का लगेगा ना तो ये V वेग से आगे की तरफ चलेगा। और ये V वेग वाली कंडीशन वही आ गई है जब हमने इससे पहले का जो टॉपिक किया था चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। तो वही टॉपिक अपना यहाँ पर आ गया है। जो वर्ताकार पथ में गति करेगा यह आवेश, तो उसके लिए जो बल उत्तरदायी होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। अब ये जो आवेश है सिर्फ आधा D1 तक ही चलेगा, ये सिर्फ आधा चक्कर ही अपना पूरा तय करेगा और फिर दोबारा से कंडीशन आएगी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है वो अपने मान बदल जाएंगे। जहाँ पर पहले प्लस था वहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो आधा चक्कर वो तय कर लेगा और इस स्थिति में वेग है वो पहले वाली कंडीशन से अधिक होगा और वेग अधिकतम है तो हमें पता है त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये वेग अधिकतम हो जाएगा और फिर
बाहर चला जाएगा, यानी कि हमने उसको प्लस को जो स्थिर लिया था वो अब उच्च वेग प्रदान कर चुका है, जिससे वो बाहर निकल गया। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर की है, और इसके लिए हमने वेग, त्रिज्या और कोणीय आवर्ती, गतिज ऊर्जा, इसके बारे में हमने इसके फॉर्मूले भी स्थापित किए हैं। तो ये अपना टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज वो कर लेना, आपको नोट्स इसके PDF के जरिए भेज दिए जाएंगे।